देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम चर्चा करेंगे यूपी उपचुनाव को लेकर। सियासी दलों के उम्मीदवारों का नामांकन, किसकी बढ़ी टेंशन। दरअसल उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उपचुनाव से पहले सियासी दलों में सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर एक दूसरे पर जो है पार्टियों की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी जहां एग्रेसिव पीडीए कार्ड खेलती हुई नजर आ रही है। सबसे ज्यादा आपको बता दें कि 9 में से 4 सीटें जो कि फूलपुर, कुंदरकी, सीसामऊ और मीरापुर पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा गया है। 2 सीटों पर दलित और 3 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवारों पर दांव लगाया गया है। जबकि बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी है और 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर चेहरों को उतारा गया है। अयोध्या की तर्ज पर सपा ने गाजियाबाद में भी प्रयोग किया है। दरअसल अखिलेश यादव ने जाटो बिरादरी के सिंह राज जाटो को अपना उम्मीदवार बनाया है और पूरी कोशिश है कि गाजियाबाद में दलित मुस्लिम के समीकरण पर चुनाव को केंद्रित किया जाए। जबकि बसपा ने इस सीट से वैश्य समाज के चेहरे को मैदान में उतारा है। सपा की कोशिश है कि पीडीए के नाम पर चुनाव हो और वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहें। वहीं आरएलडी ने भी अपनी एकमात्र सीट मीरापुर से मिथिलेश पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने 9 में से 6 सीटें दलित और पिछड़ों को दी है, जबकि 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण और ठाकुर चेहरों को टिकट दिया गया है। ऐसे में इस बार उपचुनाव का मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प नजर आ रहा है। अखिलेश यादव इसे पीडीए बनाम बीजेपी का नाम दे रहे हैं, जबकि बीजेपी इस बार ओवीसी को ही केंद्र में मानकर पूरा चुनाव लड़ रही है। तो अब ऐसे में सपा का पीडीए कार्ड के जवाब में बीजेपी का ओवीसी का जो दांव है कितना कारगर होगा, ये तो आगामी दिनों में ही तय हो पाएगा। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि 9 सीटें जो कि इस वक्त जातीय समीकरण के लिहाज से इन 9 सीटों पर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं चुनावी मैदान में। तो हमारे साथ जो पैनल मौजूद है उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अमलेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से लाइव, और प्रमोद कुमार सिंह अलीगढ़ से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से, शहनवाज इलियास मुरादाबाद से हमारे साथ ये तमाम संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमलेंद्र सिंह जी आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त आप लगातार राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और वहां पर अगर वहां राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो तमाम जो पार्टियां रणनीति सेट कर रही हैं इस उपचुनाव को लेकर, वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे किस तरह से जातीय समीकरण, पीडीए, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सपा हो, चाहे बीजेपी हो या फिर बसपा हो, सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। फिलहाल क्या कुछ राजनीतिक सियासी हलचल? मत बेटा फ्रेम। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि कांग्रेस, अगर आप देखें कि चुनाव से दूर होना कांग्रेस का थोड़ा सा जो है एक भागना जो है, क्योंकि पीछे का इनका जो बैठक जाना देखे बहुत अच्छा नहीं रहा है। और हेलो, अबे आगे देख, ट्राइपॉड लगा। अमलेंद्र जी, आपकी ऑडियो जो है वो सही से नहीं आ पा रही है, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, आपके पास आते हुए, चूंकि अगर खैर सीट की हम बात करते हैं तो खैर सीट पर इस वक्त जातीय समीकरण को देखते हुए, चाहे वो सपा के प्रत्याशी हो या बीजेपी के प्रत्याशी हो, सभी के अपने अपने वहां पर जो है दावे हैं और अब जनता के बीच वादे भी किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वहां पर चुनावी हलचल क्या है? अपने उम्मीदवारों को उतार दिया।
तो प्रमोद से संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल। अमित, आपका रुख करूंगी, चूंकि अगर हम फूलपुर सीट की बात करते हैं तो इस वक्त फूलपुर सीट को लेकर क्या कुछ, चूंकि देखिए अब सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन अब बचा हुआ है, सभी प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सियासी समीकरण फूलपुर सीट का क्या कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, बताएं। बिल्कुल, देखिए उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है फूलपुर, क्योंकि फूलपुर इस पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा जमाए रखने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए अब बात जाति समीकरण को देखते हुए वहाँ पे बैकवर्ड से दीपक पटेल जो पूर्व विधायक वहाँ पे, और साथ ही जो इनकी जो माता है यहीं पे फूलपुर से ही सांसद रहीम के बेटे हैं, उन्हीं को अब की बात प्रत्याशी बनाया है। वही समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को बनाया है। तो इसी समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बैकवर्ड का दांव खेला। इसी ये दांव जो है कितना हिट होता है ये 13 तारीख को जब वोटिंग होगी उस दिन पता चलेगा, और 23 तारीख को मिल जाएगा किसके सर पे ये ताज बैठेगा और कौन फूलपुर का जो विधायक होगा वो तय हो जाएगा। और ये सेमीफाइनल के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि 27 का जो चुनाव है उसी के मद्देनजर इसकी पूरी तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई और कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में फूलपुर जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी चाहती है कि ये हमारे पास पुनः फिर से ये सीट वापस आ जाए, क्योंकि पूर्व में करीबन दो विधानसभाओं के पहले समाजवादी पार्टी का इसमें कब्जा रहा है। उसके बाद जो है अब भारतीय जनता पार्टी का लगातार इसमें कब्जा चला रहा है। तो दोनों पार्टियां चाहती हैं ये फूलपुर जो विधानसभा का जो उपचुनाव है ये हमारे पास आ जाए, जिससे प्रयागराज का जो समीकरण है यहाँ पे उसको, क्योंकि माना जाता है कि प्रयागराज में जो बहुमत में होता है उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती है। इसी के लिए फूलपुर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार अपने दमखम लगा रही है। लेकिन भाजपा ने जो दांव खेला है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि बैकवर्ड यहाँ पे काफी ज्यादा संख्या में है। इसीलिए यहाँ पे पटेल जो बिरादरी के हैं दीपक पटेल, इनको पूर्व विधायक भी रहे हैं और पूर्व सांसद के बेटे हैं, तो उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिम पे दांव के लिए, लेकिन कितना दांव ये फिट बैठता है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प है आज आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अभी कुछ समय बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे और वहां पे वो अपने उसके बाद से आज से जो है वो अपने चुनाव प्रचार में और अपने जनसभाओं तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सब यहाँ पे इस फूलपुर जो विधानसभा है इसमें लग जाएंगे और रोज कोई ना कोई अपने अपने नए तरीके से वादे भी सुनाई देने को मिलेंगे और देखने को भी मिलेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ ठीक है अमित, बने रहिए हमारे साथ। अमलेंद्र जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो अब जरा आप जो कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी को लेकर जो जानकारी दे रहे थे वो जरा आप कंटिन्यू करिए। जी दीप्ति, देखिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो इनको बूस्टअप डोज में अगल बगल के जो चुनाव थे उस चुनाव के आधार पर जो है हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक के जो मतलब इनको एक आइडिया लगा सपा को कि नहीं इसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। उस प्रदर्शन के साथ साथ जो इनका पिछला भी प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत ज्यादा पुस्तक इनके लिए नहीं कुछ साबित हुआ सपा के लिए। अखिलेश यादव ने आनंद फानंद में इसीलिए निर्णय लिया कि हम सारे प्रत्याशियों को जो ये डिमांडिंग सीटें इनकी थी फूलपुर से लेकर के मझगांवा से लेकर के अगर जैसे कांग्रेस में माना ये जा रहा था कि अजय राय खुद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस खुद लड़ाने की रणनीति मझगांवा को लेकर, लेकिन वहां पर भी उन्होंने जो प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिया। बीच में इन लोगों को लेकर के कई मीटिंग भी चली महाराष्ट्र में, जब वो था शपथ ग्रहण समारोह था तब एकदम इसका अखिलेश यादव का राहुल गांधी के अगल बगल बैठ करके इनकी सीट शेयरिंग के लेके बात भी हुई। पता नहीं कहाँ बीच में ये समीकरण जो दोनों के बीच में नहीं बैठता है, चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से पुस्तक रहा हो और बैक होना कांग्रेस के लिए ये उपचुनाव में सबसे एक आगे के परिणाम के रूप में देखा जाए तो निराशाजनक परिणाम होगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि चुनाव लड़ना ही कार्यकर्ता जो है उसके अंदर एक जोश होता है और उपचुनाव इनके लिए एक थोड़ी सी अगर बात कही जाए तो अग्नि परीक्षा हो सकती थी सेमीफाइनल को लेकर के 2027 को लेकर के। वहां पर इन्होंने जो एक बैक किया है तो वो एक तरीके से आप देखिए तो ये कांग्रेस के लिए कहीं कहीं सबसे बड़ी निराशा आते हैं उनके कार्यकर्ताओं। अमलेंद्र जी, इसे ये भी माना जा रहा है हरियाणा चुनाव से जोड़ते हुए, चूंकि हरियाणा में सपा ने ये जो है 2 सीटों पर
वहां पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस से बात की थी, सीटें मांगी थी, गठबंधन में चुनाव की बात आई थी, हालांकि किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला सेट नहीं बैठा था। तो जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं वो इससे जोड़कर देख रहे हैं इस उपचुनाव को हरियाणा के विधानसभा चुनाव से, कि वहां पर सपा को सीट नहीं मिली तो अब यहां पर कांग्रेस को सीट नहीं, पहले तो सीट दिए जाने की बात हुई थी, फिर राहुल गांधी और अखिलेश यादव में बातचीत हुई और मान मनोवल के बाद अब सपा 9 की 9 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतार रही है। देखिए सबसे बड़ा एक समीकरण का खेल ये होता है कि आपका जातिगत आंकड़ा क्या करता है, आपकी सीट की समीकरण क्या करते हैं। सीट का समीकरण जो हरियाणा में था वो जो है इसके लिए सपा के लिए कोई बहुत न्यू बैकग्राउंड के तरीके से आप देखें तो इनके लिए न्यू बैकग्राउंड था। इनको सपा को ये लग रहा था कि हम जो है हरियाणा में कांग्रेस के दम पे हम चुनाव जीत लेंगे, क्योंकि कांग्रेस वहां रनर अप हमेशा रही है। सपा वहां कुछ नहीं था, सपा अपनी एक वजूद जो बनाने के लिए वहां लड़ रही थी। तो उस सीट समीकरण के देखे जाए तो सपा से जो इन्होंने डिमांडिंग किया, कि सपा ने जो डिमांडिंग की कांग्रेस से कि हमें वहां पे दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये थी कि कांग्रेस का समीकरण वहां पे देखा जाए तो हर सीट पे बहुत माइनर वोटों का जो एक अंतर होना चाहिए वो पिछले चुनाव में भी रहा है और इस चुनाव में भी है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन ये अपनी वजूद बचाने के लिए वहां लड़ रहे हैं और वही सेम फार्मूला जो इनको वहां नहीं मिल सके, उसी फार्मूले को लेकर के कांग्रेस यहाँ जो है, कांग्रेस को ये लग रहा था कि कांग्रेस जो है हमारी सीटों को जो है यहाँ पे यूपी में जो सीटें ये मांग रही है वहां पे भी सेकंड रनर अप में कांग्रेस ना रह करके सपा ही रही है, तो वही आधार बना करके आप हमें हरियाणा में अगर आप ज्यादा सीटें वोट पाने के चक्कर में आप हमें नहीं सीट समीकरण में हमें एंट्री किया आपने, तो हम आपको यूपी चुनाव में जो है वो सीट समीकरण के आधार पे हम आपको एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ हमारा जो है वहाँ वोट बैंक ज्यादा है, हमारे समीकरण ज्यादा है। तो इन दोनों के समीकरण में जो एक तालमेल बैठता है, ये कहने की बात है कि ये तालमेल बहुत अच्छा है, लेकिन जो सीट समीकरण को लेकर जो इनकी बात नहीं बन पा रही है, इनका आधार नहीं बन पा रहा है, उसको बिल्कुल इस चुनावी जो है मैदान में ये जो संदेश निकलकर आया है कार्यकर्ताओं के बीच, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता इससे हताश भी हो सकते हैं। फिलहाल अमलेंद्र जी बने रहिए हमारे साथ। प्रमोद, आप जरा जानकारी दें, अगर आवाज सही से पहुंच पा रही हो तो अब बताएं, वहां पर इस वक्त बीजेपी के प्रत्याशी के नामांकन को लेकर जानकारी दें, साथ ही ये बताएं कि इस वक्त वहां के चुनावी समीकरण किस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, आज नामांकन का आखिरी दिन है, अब चुनाव प्रचार का फिर दौर शुरू होगा। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में 9 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर उपचुनाव होना है। ऐसे में अलीगढ़ की खैर विधानसभा पर उपचुनाव है। आज नामांकन की अंतिम प्रक्रिया है, यानी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी चारू कैन नामांकन करने के लिए पहुंच गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी नामांकन करने के लिए पहुंच गए। मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा और इस वक्त मैं देखिए उस जगह पर हूं जहां नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आप तस्वीर इंडिया न्यूज पर देख रहे होंगे कि तब भारी तादाद में पुलिस फोर्स के जवान यहाँ तैनात कर दिए गए और जो नामांकन प्रक्रिया है वो लगातार सुबह से जारी है। बसपा से जो प्रत्याशी बनाए गए वो भी नामांकन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं, यानी तीनों कैंडिडेट यहाँ नामांकन करने के लिए पहुंच गए। देखिए यहाँ जो चुनाव है बेहद दिलचस्प होगा, चूंकि अब चारू कैन को समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है और ऐसे में बीजेपी और चारू कैन के बीच यह मुकाबला होगा, क्योंकि ये जाट लैंड बोला जाता है, यानी जाट बाहुल्य इलाका है। यहाँ लगभग 1.25 लाख जाट वोटर है और इसके अलावा 75,000 के तकरीबन क्षत्रिय वोटर हैं। तो इसे ये बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरीके से आरएलडी और बीजेपी के बीच जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं इस गठबंधन का फायदा एक बार बीजेपी को जरूर यहाँ से मिलेगा। हालांकि मुकाबला दोनों के बीच होना है। देखिए बीजेपी प्रत्याशी के लिए सबसे खास बात यह है कि जिस वक्त उन्होंने जन्म लिया था उस वक्त भी उनके बाबा सांसद हुआ करते थे, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका और पॉलिटिकल के अलावा उनके पिताजी भी हाथरस से सांसद रहे, अलीगढ़ से एमएलए रहे। तो ऐसे में धरातल पर उन्हें पॉलिटिकल लंबे समय से अलीगढ़ खैर विधानसभा में वो मेहनत कर रहे थे और उसी के चलते अब जो चुनाव है वो आसान होता हुआ उनके लिए नजर आएगा। हालांकि दोनों ही पार्टियों की सभाएं लंबे समय से चल रही थी। आज जो मतदान की नामांकन की जो प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही है। जी बिल्कुल, शहनवाज इलियास, आप जरा जानकारी दें कि इस वक्त वहां पर अभी बीजेपी प्रत्याशी और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को लेकर जरा पहले अपडेट देते हैं और उसके बाद सियासी समीकरण को बताते हुए आप जरा बताएं कि वहां पर चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा है मुरादाबाद में।
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा पर उपचुनाव है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है ठाकुर रामवीर सिंह, उनका आज नामांकन है। उनके नामांकन से पूर्व अंबेडकर पार्क कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर अंबेडकर पार्क है, वहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसपे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जसवंत सैनी, जेपीएस राठौर, गुलाबो देवी और धर्मपाल सिंह, ये सभी लोग मौजूद है। बड़ी संख्या में जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो भी यहाँ मौजूद है और कुछ ही देर में वो कलेक्ट्रेट पहुंचने वाले। मेरे पीछे मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूँ, यहीं वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। और यहाँ की अगर सियासी समीकरण की बात की जाए तो कुंदरकी विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी 1993 में एक बार चुनाव जीती है। लगातार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कब्जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की इस बार यहाँ तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार यहाँ पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं। कई सारे जो सड़कों का यहाँ पर शिलान्यास किया गया है, सड़कों की घोषणा की गई है, तमाम तरह से जो लगातार यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत है, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य इलाका ये कहा जाता है कुंदरकी विधानसभा। और जो ठाकुर रामवीर सिंह, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ी तादाद में मुस्लिम वोटर जो है वो जुड़े हुए रहते हैं और यही वजह है भाजपा ने उन्हें इस सीट पर, जो मुस्लिम बहुल्य सीट है, उस पर इन्हें टिकट दिया है। और यहाँ की अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी और AIMIM बहुजन समाज पार्टी ने भी तीनों जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम कैंडिडेट है और समाजवादी पार्टी के लिए वो परेशानी खड़ी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बल पर जो है वो चुनाव लड़ती है। उसका दावा है कि वो इस बार कुंदरकी पर कमल खिलाएंगे। पूरी तैयारी से भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है चुनाव मैदान में है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प है। और कुछ ही देर में यहाँ कलेक्ट्रेट पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह वो पहुंचने वाले, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई मंत्री भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार अब उपचुनाव को लेकर नामांकन का दौर तो फिलहाल आज चल रहा है, चूंकि आखिरी दिन है। अमलेंद्र जी, अगर इस बार उपचुनाव में देखा जाए तो लगातार ये त्रिकोणीय मुकाबला कह सकते हैं। हालांकि बसपा अभी जो अपनी जमीन खोई है वो तलाशने में पूरी तरह से जुटी हुई है, सपा और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि आप त्रिकोणी ना कहकर के सब सीधा सीधा आप देखिए तो बीजेपी और सपा की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी ऐसी सीट नहीं है जिसमें बसपा को लग रहा हो कि वहां से बसपा निकाल सकती है, क्योंकि बसपा ने उस तरीके की जो है कैंपेनिंग भी नहीं किया और बसपा ने उस तरीके से तैयारी। कौन सी पार्टी के विधायक जीत कर आते हैं? चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।